NCERT भूगोल की पुस्तक कचार्ट के लिए, जिसका चैप्टर संख्या 4 उद्योग, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है और जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथ में पहुंचती है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरण कौन से हैं? तो एक चरण ये है कि लुगदी कागज और इसके बाद उसको कागज के अभ्यास पुस्तिका के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। अब इसमें नीचे क्रियाकलाप दिया है। कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। अब जिस प्रकार से इसने कागज़ को लेकर के बताया कि बांस के पेड़ की लकड़ी से, बांस जो घास होती है, पेड़ नहीं होता, तो बांस की लकड़ी से किस तरीके से कागज़ की लुगदी और फिर से कागज़ का निर्माण किया गया। उसी तरीके से कपास है, तो कपास के जो गोलक होते हैं उनसे किस प्रकार से रुई प्राप्त की जाती है और रुई के द्वारा किस प्रकार से टाका, फिर धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से उसको डिजाइन किया जाता है और फिर वो मार्केट में बेचने के लिए लाया जाता है, फिर वो हमारे पास आता है। तो उसको समझने की बात है। आगे है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कर कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए भी कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। तो यहाँ पे क्रियाकलाप भी दिया है, पूछ रहा है कृषि आधारित उद्योगों की कुछ उदाहरण दीजिए। तो अब इसमें बता भी दिया गया आपको कि खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं। आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग
कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। चित्र संख्या 4.1 में एक खाद्य प्रक्रमण उद्योग के विषय में दिखाया गया है, जिसमें मखाने के खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाओं के बारे में दिखाया गया है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। इसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार को बताया गया है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र और राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। इसमें देखिए सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी को दिखाया गया है। तो ये सुधा डेयरी के जैसे अमूल के डेयरी उत्पाद हैं और आनंदा के डेयरी उत्पाद हैं, वे डिलाइट इंडिया के आते हैं। तो जैसे सुधा डेयरी तो सहकारी उपक्रम का उदाहरण है, लेकिन जो डिलाइट जो डेयरी उद्योग संबंधित कंपनी है वो एक निजी क्षेत्र का उत्पाद है। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं उसमें कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। और इसमें एक उद्योग से संबंधित अवस्थिति कारकों को लेकर के डायग्राम भी बनाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से संचार सुविधाएं, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी और बाजार और जल ये उद्योगों की एक अवस्थिति संबंधित सहायक हो सकते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रमण में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल से परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में कुटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वो उत्पादन है। इसमें क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि चमड़े के जूते के भी निर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात करें। अगला है औद्योगिक प्रदेश। तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। अब इसमें विश्व के मानचित्र को दिखाया गया है और इसमें बताया गया है कि विश्व की औद्योगिक पट्टी और औद्योगिक प्रदेश किस प्रकार के हैं। औद्योगिक पट्टी का तात्पर्य उस क्षेत्रों से है जहाँ पर उद्योगों की जो अवस्थिति है वो सघनता से विकसित हुई है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के आसपास का जो क्षेत्र है या उसमें स्थित जो क्षेत्र है वहाँ पर उद्योगों की अवस्थिति भी अधिक है और साथ में यहाँ पे औद्योगिक पेटी भी अधिक है। तो ये औद्योगिक पट्टी दिखाया है, जैसे यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्र है उसको दिखाया यहाँ पे।
और उसी तरीके से ये पश्चिमी और पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र दिखाया गया है। फिर ये यहाँ पे चीन का जो बीजिंग वाला क्षेत्र है, और जहाँ पे विकास ज़्यादा है, उद्योग ज़्यादा है, उनको दिखाया गया है। और उसी तरीके से यहाँ पे औद्योगिक प्रदेशों को भी दिखाया गया है। जैसे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रदेश दिखाए गए जगह जगह पे। जैसे यहाँ पे है डोनबास का एरिया दिखाया है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरीके से संघाई वुहान क्षेत्र दिखाया है, लौह उद्योग जापान को दिखाया है जहाँ पे ओसाका का यहाँ पे कपड़ा उद्योग, और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे उद्योग फेमस हैं। जैसे सैंटियागो, यहाँ पे जलयान उद्योग है। यहाँ पे कैलिफोर्निया, यहाँ पे भी जलयान उद्योग फेमस है। और भारत को भी दिखाया गया है जिसमें कि मुंबई का ये जो क्षेत्र दिखा है, यहाँ पे जलपोत उद्योग या जलयान उद्योग प्रसिद्ध है। तो ऐसे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को दिखाया गया है जिसके बारे में आगे बताएंगे। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। अब इसमें जैसे अगर भारत का मैप बना के देखा जाए तो इसमें बड़े आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे कहा कि मुंबई पुणे समूह, तो मुंबई पुणे समूह यहाँ पे विकसित है। बेंगलोर तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तो ये यहाँ पे बेंगलोर और तमिलनाडु का क्षेत्र विकसित है पूरी तरीके से। उसी तरीके से हुगली प्रदेश है, तो हुगली प्रदेश ये कहाँ पे है, ये बंगाल वाला क्षेत्र में यहाँ पे। और छोटा नागपुर का प्रदेश ये बंगाल के ऊपर, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है जहाँ पे बहुत सारे खनिज संसाधन है, लोहा है, कोयला है, वेलाडीला की खान, डली राजहरा की खानें हैं जहाँ से लोहा प्राप्त होता है, कोडरमा की खान है, कोयला प्राप्त होता है, ये सब क्षेत्र है। और इसके बाद अहमदाबाद वडोदरा का जो क्षेत्र है ये गुजरात में है जहाँ से सूती वस्त्र उद्योग बहुत प्रचलित है यहाँ का। और विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे जलयान उद्योग है, जलपोत उद्योग है। ये सामान को लाना और ले जाना, आयात निर्यात करने से संबंधित अधिक से अधिक औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे स्थित है। और दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, तो यहाँ दिल्ली मेरठ में क्या है, तो दिल्ली मेरठ में यहाँ पे नोएडा जैसा एरिया है, और साथ में जो नॉन सेंट्रल रीजन है, दिल्ली का नेशनल सिटी रीजन है, एनसीआर वाला क्षेत्र है यहाँ पे। कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ये भी अपने में एक जलयान से संबंधित है, और साथ में यहाँ पे औद्योगिक विपदा के बारे में दे दिया है यहाँ पे। तो उद्योग में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे रात में 12:30 रात में घटित अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना घटी। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए थे वे आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। तो ये भोपाल में स्थित फैक्ट्री थी। अब एक दूसरी दुर्घटना के बारे में बता रहा है जिसमें कि 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव काओ चोंगकिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, और इन स्थानों पर 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आँखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ये जो औद्योगिक दुर्घटना है एक प्रकार से मानवीय दुर्घटना ही है। तो जोखिम कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं कि यदि कहीं औद्योगिक दुर्घटना होती है उन क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा, उद्योग के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। चौथा, विषैले पदार्थों की भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। पाँचवां, उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। अब ये गाँव काओ जो चीन में
दुर्घटना हुई थी दिसंबर 2005 को, उसमें एक चित्र है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहायता प्रदान कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। अब आते हैं प्रमुख उद्योगों के वितरण पर। तो विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। ये नया उभरता हुआ उद्योग क्या होता है, तो इसके बारे में यहाँ बताया है। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में, तो भारत के बेंगलुरु प्रदेश में हैं। आते हैं लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी, तो ये झोंका भट्टी शब्द दिया हुआ है, वात्या भट्टी भी इसे कहा जाता है, जहाँ यह प्रज्वलित होता है। और यहाँ पे चित्र बना है, चित्र 4.6 आगे इसमें बनाया होगा, ये रहा 4.6 झोंका भट्टी या वात्या भट्टी। इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें एक शब्द आया है प्रगलन या प्रगलित करना। तो ये क्या है, तो प्रगलन है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। इसके बाद है इस्पात के बारे में। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि इस्पात में क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है तो उसकी जंग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यदि निकल का प्रयोग किया जाता है तो उसकी कठोरता बढ़ जाती है। कार्बन का प्रयोग किया जाता है तो उसकी दृढ़ता बढ़ जाती है। तो इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वो या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति को कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो यहाँ पे दिखाया है किस तरीके से इस्पात उद्योग कैसे 1800 से पूर्व सर्वोत्तम स्थिति में, तो ऐसी जगहों पर इस्पात उद्योग लगाए जाते थे जहाँ पर उसके लिए आवश्यक कच्चा माल, परिवहन के साधन ये सब आसानी से उपलब्ध हो पाए। उसके बाद 1850 से 1950 के जो समय रहा, इसमें जो इस्पात उद्योग लगाए गए वो समुद्र पत्तनों के निकट सपाट भूमि में लगाए गए ताकि उनसे जो तैयार माल है उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। और समुद्र के माध्यम से परिवहन सस्ता भी होता है तुलनात्मक रूप से स्थल माध्यम से परिवहन के।
और इसके बाद 1950 से अब तक की जो सर्वोत्तम स्थिति रही वो यही रही कि समुद्र के किनारे और कच्चा माल की जो उपलब्धता है वो भी, जो संसाधनों के क्षेत्र हैं वो भी आसपास में ही यदि विस्तृत हों तो अच्छा हो। तो ऐसे स्थानों पर उद्योग लगाए जाते हैं। तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में स्थित फैले हैं। वे 4 राज्य कौन से हैं? तो हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इसमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो कि छत्तीसगढ़ में है, कौन सा ऐसा है जो झारखंड में है, उड़ीसा में कौन है और पश्चिम बंगाल में कौन है? तो इसको इसमें हम लोग देख सकते हैं। जैसे भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर तो उड़ीसा में है, बर्नपुर ये पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर जो है वो झारखंड में है, और राउरकेला उड़ीसा में है, बोकारो जो ये बोकारो के एरिया भी झारखंड में है। तो आगे है भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। फिर आता है अब एक एक क्षेत्र के बारे में बताया गया है इसमें कि जमशेदपुर। तो 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात कारखाने स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। अच्छा, इसमें जमशेदपुर इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय जमशेद रतन जी टाटा जो कि प्रमुख भारत के औद्योगिक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले साकची में 1907 में जो कि है इस कंपनी की शुरुआत की थी, इसकी आधारशिला रखी थी। तो उनके नाम पर इस क्षेत्र और इन उद्योग को भी जमशेदपुर का नाम दिया गया। और ये जमशेदपुर का पूरा ये कैसे लौह इस्पात उद्योग की स्थिति वहाँ पे उसको दिखाया गया है। इस स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ पे खरकई नदी है जिससे पानी मिल जाएगा जमशेदपुर के जो इस टाटा इस्पात कार्य होता है टिस्को के उसमें। और इसके बाद अंदर इस्पात उद्योग के जो क्षेत्र है इसके अंदर चिड़ियाघर है और गोल्फ कोर्स है जो कि वहाँ काम करने वाले लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए। इसके बाद हवाई पत्तन भी है यहीं पे, और अस्पताल भी है, डाकघर भी है, और ये टाटा नगर रेलवे स्टेशन है। इसके माध्यम से तैयार सामान को भी ले जाया जाता है और परिवहन का साधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग की स्थिति है। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त होते हैं। तो खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इससे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत और संरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। तो ये तो वर्णन रहा हमारे जो देश में है जमशेदपुर वाला औद्योगिक क्षेत्र जिसमें टिस्को की स्थिति है उसका। अब एक विश्व के औद्योगिक क्षेत्र का भी देख लेते हैं जिसमें कि पिट्सबर्ग है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों द्वारा लाया जाता है। ओहियो, मोनगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। तो अगर हम अपने जो जमशेदपुर वाला क्षेत्र है उससे पिट्सबर्ग वाले क्षेत्र की तुलना करें तो हमारे पास भी उसी तरीके से सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे पिट्सबर्ग में खुद वहाँ कोयला उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ झरिया से कोयला जमशेदपुर को ले जाया जाता है। पिट्सबर्ग में मिनेसोटा के लोहे की खानों से उनको लोहा प्राप्त होता है, तो हमारे यहाँ डली, राजहरा और उड़ीसा और झारखंड में स्थित लोहे की खानों से लोहा प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे ग्रेट लेक्स इनके लिए नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है और इनके लौह अयस्क रेलगाड़ियों से ले जाया जाता है, तो हमारे पास भी खरकई और एक नदी और है यहाँ पे, खरकई नदी है और इसके साथ में स्वर्णरेखा नदी है, इसके माध्यम से जल परिवहन से आसानी से जल परिवहन किया जाता है, जल भी प्राप्त होता है, तो कोई बहुत अंतर नहीं है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़े इस्पात मिले हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। तो यहाँ पे एक टर्म आया है ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी, इन 5 झीलों को जाना जाता है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। तो इसमें ये 5 झीलें हैं और इनको याद भी करने की टर्मोलॉजी होती है। जैसे ये 5 झीलें लिखा है, तो इन 5 झीलों को हम एक टर्म होता है होम्स, इसे याद कर सकते हैं कि कौन सा पश्चिम में है और कौन से पूर्व में। जैसे अगर हम देखें तो सबसे जो पूर्व पश्चिम में स्थित झील इसमें से है, तो उसमें हो जाएगी सुपीरियर, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 नंबर नीचे। फिर इसको एक गैप करते हैं, यहाँ पे मिशिगन को लिखते हैं 2, तो पूरब से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ आ रहे हैं, यानी इस दिशा से हम इधर जा रहे हैं उल्टा। इसके बाद आता है ह्यूरॉन, जिसको हम लोग 3, फिर इसके बाद आता है ओंटारियो 4 और इसके बाद आता है इरी 5। इस तरीके से ये होम्स से हम इसको याद कर सकते हैं, जो ग्रेट लेक्स हैं पाँचों। ये पश्चिम से पूर्व की अवस्थिति इनकी है, पश्चिम से पूर्व की अवस्थिति है इनकी। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, और ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। हाँ, कुछ इसमें छूट गया था, जैसे कि ये इस्पात उत्पादन का जो प्रक्रम दिखाया है, 8 टन कोयला है, 4 टन अयस्क है और इसमें 1 टन चूना पत्थर मिला के इसको प्रज्वलित किया गया, तो 1 टन इस्पात प्राप्त हुआ। और एक दूसरी चीज़ है कि ये जो प्रज्वलन की प्रक्रिया थी कहाँ की गई थी, ये झोंका भट्टी में की गई, जिसे वात्या भट्टी भी कहते हैं। तो लौह अयस्क से इस्पात तक कैसे पहुँचते हैं, तो ये परिवहन के माध्यम से यहाँ पे कन्वेयर लगा हुआ है, इसके थ्रू यहाँ पे लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक को मिला करके इसमें डाल दिया गया, और ये दोनों तरफ से यहाँ पे ब्लोअर के माध्यम से गर्म वायु जा रही है, जिसमें कि उच्च ताप इसमें डेवलप किया गया, यानी उच्च ताप इसमें ऊपर अवस्थित किया गया और उसके माध्यम से प्रज्वलित लोहा, पिघला हुआ लोहा यहाँ से बाहर निकला। इसे पिग आयरन भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसके बाद ये धातुमल के रूप में जो इसके ऊपर से कचरा था या फिर जो अनावश्यक पदार्थ प्रज्वलित लोहे में मिले हुए थे, वो अलग से बाहर निकाल दिए गए। तो ये एक वात्या भट्टी का चित्र है, जिसके माध्यम से ये दर्शाया गया है कि अयस्क का उत्पादन करने की प्रक्रिया कैसे की जाती है। ये विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में उद्योगों की अवस्थिति दिखाया गया है, लौह अयस्क उत्पादन के क्षेत्र दिखाए गए कि कहाँ पे हैं। तो इसमें नाम तो नहीं लिखा है कहीं का कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे, लेकिन ये बताया है कि किन देशों में इनकी अवस्थिति है। तो अगर आप इसे एक अंदाजे के लिए ध्यान से देखा जाए तो ये होता है कि यदि ये 20 डिग्री का लाइन है जो भारत है, इसके ऊपर के क्षेत्र में, खास रूप से इस एरिया में, यहाँ पे लौह अयस्क की जो उत्पादन की अवस्था है वो ज़्यादा है, यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र में ज़्यादा लौह अयस्क है। और जब शीतोष्ण क्षेत्र में ज़्यादा लौह अयस्क हैं तो यहाँ पे उद्योग भी अधिक अवस्थित होंगे, तो इसलिए इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र भी अवस्थित है। और जैसे कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें ग्रेट लेक्स वाला एरिया बताया गया, जहाँ पिट्सबर्ग का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग है। जर्मनी में सार रोर
जो क्षेत्र है कोयले का, वहाँ से कोयला अधिक उत्पादन होता है। यहीं पे जहाँ यूक्रेन है, जहाँ पे डोनबास का क्षेत्र है, वहाँ पे कोयला उत्पादन अधिक होता है। ये जापान का क्षेत्र है ओसाका, जहाँ पे लौह अयस्क की उपस्थिति है। ये चीन का शंघाई वुहान क्षेत्र, जहाँ पे अधिक से अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। भारत का ये जो क्षेत्र दिखाया, ये दिल्ली, राजहरा, कोडरमा और बेलाडीला की खानों को दिखाया है। दिखा नहीं कुछ यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे अवस्थित है। उस तरीके से ब्राज़ील के क्षेत्र है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों को दिखाया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों को दिखाया गया है। अब आगे प्रश्न उत्तर हैं, तो निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? तो उद्योग शब्द के विषय में जिस प्रकार से बताया गया है वैसे लिखा जा सकता है। वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं? कौन सा उद्योग प्रायः औद्योगिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो ये सब चीज़ें, जैसे कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करना है। तो कृषि आधारित उद्योग खाद्य उत्पादन से संबंधित उद्योग, रेशम उद्योग, गन्ना से संबंधित चीनी उद्योग ऐसे हो सकते हैं। खनिज आधारित उद्योगों में जैसे लौह इस्पात उद्योग, तांबा उत्पादन के लिए उद्योग, जैसे राजस्थान में अधिक है, केतड़ी की खानें, वहाँ से तांबा का उत्पन्न किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिस पे सरकार का अपना नियंत्रण होता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जिस पे सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है। आगे दिया है कि इनके दो उदाहरण देना है। तो कच्चा माल क्या हो सकता है? तो कच्चा माल में जैसे यदि हम लोग कपड़ा उद्योग के विषय में बात करें तो कच्चा माल में कपास हो सकता है, और कपास से रुई की प्राप्ति होती है। कपड़ा बुनने की उसमें जो होती है कि अन्य संसाधन, जैसे चीनी उद्योग में दूसरा गन्ना हो सकती है। अंतिम उत्पाद में क्या हो सकता है? कपास उद्योग में अंतिम उत्पाद के रूप में कपड़ा और गन्ना उद्योग में चीनी। तृतीय क्रियाकलाप क्या हो सकता है? तो जो कपड़ा बन गया और उस कपड़े को बेचने वाला, जिसकी मार्केटिंग की जाती है, और चीनी को भी पैकेट्स में पैक करके या फिर विदेशों को निर्यात किया जाना। कृषि आधारित उद्योग की बात कर रहे हैं तो दोनों कृषि आधारित उद्योग थे, एक तो जो कपास उद्योग था और जो गन्ना से संबंधित चीनी उद्योग था। कुटीर उद्योग क्या हो सकते हैं? अब जो एक परिवार के स्तर पर या बहुत कुछ लोगों के द्वारा छोटे छोटे उद्योग कम पूंजी, कम निवेश और कम औद्योगिक संसाधनों के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं। जैसे कालीन बनाना, कालीन उद्योग हो गया, और जैसे कढ़ाई करना, तो ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं। सहकारिता के क्षेत्र में काम करने के लिए अब सहकारी चीनी मिलों की स्थापना होती है, और सहकारी कृषि उत्पादों से संबंधित उद्योगों की स्थापना भी की जाती है। आगे दिया है क्रियाकलाप है, और इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और इस प्रकार से चैप्टर समाप्त होगा। ये एक औद्योगिक क्षेत्र की अवस्थिति को दिखाने के लिए बनाया गया चित्र है। तो ये देवलोपन द्वीप पर प्रस्तावित लौह इस्पात संयंत्र की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक और संसाधन के विषय में बताया। इसमें लौह अयस्क क्या है? तो निम्न श्रेणी की लौह अयस्क का सबसे बड़ा निक्षेप है। अयस्क का लंबी दूरी तक परिवहन अनार्थिक होगा। ऐसा रिपोर्ट बनाया गया है कि एक क्षेत्र है जिस पर रिपोर्ट बनाई गई है, इसके बारे में बताया है। तो कोयला क्या है? तो एकमात्र कोयला क्षेत्र जिसमें उच्च श्रेणी के कोयले के विशाल निक्षेप है। रेलमार्ग से कोयले का परिवहन तुलनात्मक रूप से सस्ता है। इसमें चूना पत्थर, यह द्वीप में प्रचुरता से उपलब्ध है, लेकिन शुद्धतम निक्षेप चूना पर्वत में है। जल, नील नदी की दोनों सहायक नदियां प्रचुर मात्रा में हर मौसम में बड़े लौह इस्पात संयंत्र को जल उपलब्ध कराती हैं। समुद्र का जल अधिक लवणीय होने के कारण अनुपयुक्त है। तो बाजार, यह अनुमान किया जाता है कि उद्योग के उत्पाद का मुख्य बाजार राजधानीपुर का इंजीनियरिंग कारखाना होगा, जिसमें उत्पाद मुख्यतः लघु इस्पात की छड़ें और हल्की इस्पात चादरों की परिवहन लागत सापेक्षतः कम होगी। श्रम की आपूर्ति, हेलरा और सिंह मछुआरों की 3 बस्तियों से अकुशल कामगारों की भर्ती की जाएगी। यह अनुमानित किया जाता है कि अधिकांश श्रमिक अपने वर्तमान आवास से प्रतिदिन आने जाने का काम करेंगे। पत्तन की सुविधाएं इस समय न्यूनतम है। पत्तन पश्चिमपुर अच्छा, गहरा और प्राकृतिक पोताश्रय है जो मिश्र धातु के आयात के लिए विकसित किया गया है। तो अब यहाँ पे इस चीज़ें, ये जो चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट में उनको लिख दिया जाएगा कि कैसे कैसे कौन से क्षेत्र में कितनी दूरी है। एक्स और वाई क्या है इसमें? तो एक्स वाई 2 दिशाओं को दिखाए जाएंगे। अंक 1 से 10 तक के अंकों को इसमें लिखा जा सकता है।
तो ये पैमाने के आधार पर है कि एक डायग्राम बनाएंगे, एक मैप चार्ट बनाएंगे, जिसमें कि ऐसे चार्ट बनाएंगे, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कौन सी चीज़ कितनी दूर है किससे, उसको दिखाया जाएगा इस चार्ट के माध्यम से। तो इस तरीके से चैप्टर पूरा हुआ।